अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने बायोलॉजी को इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था, होप्स आपको याद होंगी। ये सारी चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड है। तो आज जो हम पढ़ेंगे ना आपका वीएन क्लियर करेगी। आज कह लो कि आज की क्लास बायोलॉजी से ज़्यादा ना आपकी वीएन की क्लास है। तो आज हम सारी कह लो कि जो भी हमारे पास शोबे आ जाते हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं और आपको स्टडी का क्या फ़ायदा हो सकता है और आगे आपके पास कौन कौन सी फील्ड आ सकती हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो इसको बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज से सुने आप भी, क्योंकि आपको बड़ा फ़ायदा होगा इसका। तो सबसे पहले आ जाती है बायोलॉजी के अंदर मॉर्फोलॉजी। अच्छा, मॉर्फ जो होता है ना लफ्ज़, हमने अगर आपने पिछला लेक्चर सुना हुआ है ना, हमने बात की थी कि जहाँ भी लोग जी आ गए ना उसका मतलब होगा कि टू स्टडी, मतलब हम कुछ ना कुछ स्टडी करने लगे हैं। ठीक है, तो सिंपली आप इसको देख सकते हैं कि पहले हम वही लिखेंगे, ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की, और इसमें हम किसको स्टडी करेंगे, मॉर्फ। ना मैंने पहले बताया था ग्रीक जुबान का लफ्ज़ है, क्योंकि साइंस जो है ना मोस्टली ग्रीकियंस ने ही निकाली है, तो इस वजह से मॉर्फ। और जो मॉर्फ है ना वो कहते हैं फिजिकल शेप को। अब मिसाल के तौर पे ये मेरी फिजिकल फॉर्म है, ठीक है। अब इसको तो हमने इजीली पढ़ लिया, फिर बायोलॉजी में इसकी अलग फील्ड बनाने की ज़रूरत थी। वो इसलिए ज़रूरत थी कि अल्लाह ताला ने कुछ स्पीशीज़ ऐसी बनाई हैं जो इतनी छोटी हैं कि उसके लिए हमें 22 करोड़ की माइक्रोस्कोप लेनी पड़ती है। वो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसके बारे में। तो इसलिए इस ब्रांच का अलग निकालना और छोटे छोटे कीड़ों के भी फॉर्म्स वगैरह देखना ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए ये ब्रांच निकली। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स किसके साथ करती है, विथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, कि किस टाइप की उसकी बॉडी की फॉर्म है। जैसे हमारी 2 टांगे हैं और मकड़ी की 8 टांगे हैं, तो ये भी उसकी फॉर्म में आ जाता है। ठीक हो गया। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन, एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? अच्छा, मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि हड्डी जोड़ डॉक्टर, सुना होगा अगर हड्डी टूटी है या किसी के आने जाने वाले की, तो उन्होंने ना एनाटॉमी बड़े गौर से पढ़ी होती है। मॉर्फोलॉजी में तो हमने पढ़ा ना कि जो मॉर्फोलॉजी है उसके अंदर हम बाहर की फॉर्म पढ़ते हैं, लेकिन एनाटॉमी के अंदर हम अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा कि जी आपके 2 गुर्दे हैं, इधर दिल है और यहाँ मैदा है। ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चली? ये ज़रूर बायोलॉजी में जिन्होंने एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसी के ज़रिए से आपको पता चली और आप लोग इतने सारे मसाइल के हल निकलने लगे। तो ये स्टडीज़ का फ़ायदा है, ये इन ब्रांचेस का फ़ायदा है। तो स्टडी ऑफ किसकी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स। शाबाश। अच्छा, इसको ना साथ साथ रिवाइज करते रहना, लेक्चर्स नोट करते रहना, लिखते रहना, फिर आप लोग को ज़्यादा अच्छा याद होगा, वरना चीज़ें भूल जाती हैं। आप लोगों ने सुना भी में भी हो कि साइंटिफिकली प्रूव है, लिखने से ना पेपर इफेक्ट से 55% ज़्यादा अच्छी लर्निंग होती है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। ओके ब्रदर्स, आगे है हिस्टोलॉजी। यहाँ भी हम एक चीज़ को स्टडी करेंगे। वैसे तो ना हम हर जगह लिखते होते हैं द स्टडी द स्टडी, यहाँ पे मैं लिखूंगा जो लफ्ज़, वो आप लोगों ने खुद ही देखना है कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए एक लिटिल असाइनमेंट है, और जो मुकम्मल करे वो मुझे लाजमी बताए कमेंट्स के अंदर। दी माइक्रोस्कोपिक स्टडी। अब आप लोगों ने इस चीज़ को बताना है कि माइक्रोस्कोपिक मैंने क्यों लिखा है। स्टडी ऑफ, मैंने कहा था वर्ड का मीनिंग निकालना है। हिस्टो जो है ना, ये भी ग्रीक जुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है टिश्यूज़। अब ये भी बात आ जाती है कि भाई टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो इंसान जो है ना, ये जैसे हमारा बॉडी है पूरी, ये ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी है, और जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं जैसे नर्वस सिस्टम है, यह हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह, बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, वो बने ऑर्गन से। मिसाल के तौर पे ऑर्गन्स क्या होता है, जैसे आंख एक ऑर्गन है और हार्ट एक ऑर्गन है, हाथ एक ऑर्गन है। तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनाए हुए हैं। ये ऑर्गन्स अब किससे मिलके बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं मिलके टिश्यूज से, और इस टिश्यूज की ही स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। तो अगर आपका माइंड बनता है हिस्टोलॉजी पढ़ने का, डीप स्टडीज करने का, फिर आप इस फील्ड के लिए अभी से वीएन बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें हम किसकी स्टडीज करते हैं? टिश्यूज की।
ओके, ये मैंने बताया कि जो ऑर्गन्स हैं वो टिश्यूज से मिलकर बने हैं, और अल्लाह ताला ने टिश्यूज को भी आगे एक और चीज़ से मिलकर बनाया है जिसको हम कहते हैं सेल्स। इस पैटर्न को ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी बेस पे ना आपकी जो आगे वाली डेफिनेशन है ना वो आपको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं सेल बायोलॉजी क्या है। अब मैंने कहा था आपको कि आपने वर्ड के अंदर से मीनिंग ढूंढना है ताकि आपको ना समझने में आसानी हो, और चीज़ आपको जल्दी भूलेगी नहीं। तो स्टडी ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स मैंने आपको बताया कि जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, ये इधर से ऑर्गन्स, ऑर्गन से टिश्यूज, टिश्यूज से सेल्स, जो छोटा पार्ट होता है ये उसके बारे में। अच्छा, इसमें सेल्स के बारे में पढ़ते हैं एंड फंक्शंस और ऑर्गेनेलिस के बारे में भी, फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनेलिस। अब इसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला ने ना हर एक को ना एक मुख्तस काम दिया और कहा कि आपने इसी को अच्छी तरह करना है। मिसाल के तौर पे हमारी आंख को काम दिया कि आपने बस देखना है, ठीक है। कान को काम दिया आपने बस सुनना है। ये नहीं कि हम टेस्ट करने के लिए कान से बुर्कियाँ डालते फिरे, नहीं। अल्लाह ताला ने डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी कर दी। तो इसी तरह सेल्स की डिज़ाइनिंग है, उसके अंदर हर एक को एक अलग काम दिया है। इसको हम चैप्टर 4 में इंशाल्लाह बहुत डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। उसके बाद आ जाती बच्चों फिजियोलॉजी। कभी सुना होगा कि भाई तेरी फिजिक बड़ी वीक है, तो फिजिक में ना हम फंक्शंस पढ़ रहे होते हैं जो हम बॉडी के कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम आँख का जो फंक्शन है वो और है, और कान का फंक्शन और है, ज़ुबान का फंक्शन और है। तो जो सारे फंक्शंस होते हैं डिफरेंट पार्ट्स के, डिफरेंट ऑर्गन्स के, उसको हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसकी लिख लेते हैं डेफिनेशन। बहुत सिंपल है, ऊपर वाली ही सारी बातें शुरू में लिखनी होती हैं आपने। द स्टडी ऑफ किसकी? फंक्शंस। किसके फंक्शंस की बात हो रही है? शाबाश। डिफरेंट पार्ट्स। किसके पार्ट्स? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। मतलब हम अपने पार्ट्स भी पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, जैसे मछली बनाई है, हाथी है, कोई भी है। कोरोना वायरस के बारे में हम पढ़ते रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको ज़रा खाना होगी, तो उसके हवाले से भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं। जेनेटिक्स से आगे अब इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ जीन्स। अब जीन्स क्या होता है? जीन्स कह लो कि ना ये एक इंस्ट्रक्शन होती है माँ बाप की तरफ से, जो बच्चों में करैक्टर्स आ रहे होते हैं ना, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस ने आना होता है जीन्स के ज़रिए से। जीन्स कह लो कि मिसाल के तौर पे जो मामा बाबा का आंख का कलर है ना, वही बच्चे की आंख का कलर होगा, ठीक है। और जिस तरह मामा बाबा के कान की यहाँ से अगर अटैच है तो वो अटैच होगी, वरना खुली होगी। इसी तरह हम जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सी बातें सुनते हैं कि यार ये माँ पे गया है, या यार ये बाप पे गया है। तो ये जो सारा होता है ना कि माँ पे कैसे ज़्यादा जा रहा है या बाप पे कैसे ज़्यादा जा रहा है, इस सब साइंस को ना हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम प्रॉपर डिटेल से स्टडी करते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है। तो ये जीन्स होते हैं जो क्या नाम है, करैक्टर्स को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? किसके अंदर? विरासत के अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर। इनहेरिटेंस क्या है? अभी मैंने बताया कि जो ट्रांसफ़र होता है करैक्टर्स का, कहाँ से? माँ बाप से बच्चों की तरफ। आपने देखा होगा अपने इर्द-गिर्द कि जिनके माँ बाप के कद बहुत बड़े होते हैं ना, उनके बच्चों के कद भी नॉर्मली बड़े होते हैं। तो ये कैसे हो रहा होता है? ये इस जीन्स की वजह से हो रहा होता है। अगर उसमें छोटे बच्चे वाला जीन जाएगा तो उसका कद छोटा रह जाएगा, और अगर उसके माँ बाप लंबे हैं, उनमें लंबे वाला जीन जाएगा बच्चे में, तो बच्चे का कद लंबा हो जाएगा। ये सिंपल सी लॉजिक को ये सारे इसके अंदर स्टडी करते होते हैं। ठीक हो गया? तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन अभी आप लोगों को बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। ट्रांसफ़र ऑफ किस चीज़ की ट्रांसफर होगी? करैक्टर्स की। शाबाश। और कहाँ से कहाँ पर होगी? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स बच्चों को कहते हैं, चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं।
ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये, और उसके बाद हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। वो भी पहले मैं ना आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर आप लोगों को उसकी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। इसको रेस करके अब मैं उसका कॉन्सेप्ट लिखने लगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपने ड्रा कर लेने। तो एम्ब्रियोलॉजी में होता क्या है, अब मेल की तरफ से ना स्पर्म आता है, फीमेल की तरफ से एग आता है, और जब ये दोनों फ्यूज होते हैं ना आपस में, अब ये वो बच्चे के पैदा होने का अमल है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी डिस्कस किया है कि वो एक नुत्फा होता है, नुत्फे से फिर हम उसको लोथड़ा बनाते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है ना, इसको हम साइंस के अंदर इंग्लिश डेफिनेशंस के अंदर जस्ट पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो अभी हम देखते हैं स्पर्म और एग, जब ये दोनों फ्यूज होते हैं ना तो फिर बनता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट वो बच्चा होता है। ठीक है, बच्चे का कह लो कि पहला एक सेल होता है जो माँ बाप के दोनों के फ्यूजन से बना हुआ होता है। ठीक है, अब जब जाइगोट एक सेल होता है तो वो जाइगोट होता है। अगर इसके अंदर सेल डिवाइड होने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, वो एम्ब्रियो बन जाता है। मिसाल के तौर पे ये ऐसे हाफ में डिवाइड हुआ तो ये 2 सेल बन गए, फिर इन दोनों के हाफ हुए तो ये 4 सेल बन गए। तो इस तरह जब डिवाइड होकर एक बहुत सेल्स का एक गुच्छा सा बन जाता है ना ऐसे, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। और इसकी जो स्टडी होती है ना, उसको हम बल्कि एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो। अब मैं जब लफ्ज लिखूंगा ना एम्ब्रियो, फिर आपको डेफिनेशन बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझाने का यही फायदा था कि अब आप लोगों को डेफिनेशन नहीं भूलेगी इंशाल्लाह एंड तक। तो अभी देख लेते हैं। एम्ब्रियोलॉजी तो सिंपली है लॉजी और स्टडी। डेफिनेशन के अंदर से मैंने कहा था आप लोगों ने देखना वर्ड का, तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक हो गया। अब ये एम्ब्रियो क्या था वो मैंने सारा आपको समझा दिया, इसको आप ड्रॉ आउट कर ले ताकि आपको फायदा हो जाए। आगे हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमी के बारे में। टेक्सोनोमी ना, अगर मैं इसको भी आपको पहले सिंपल करके समझा देता हूँ, फिर जब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे ना वो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अब मिसाल के तौर पे आप लोग स्कूल जाते होंगे, ठीक है, या फिर ठीक है ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लेकिन कभी तो स्कूल गए होंगे। अब स्कूल में क्या होता है कि बहुत सारा बच्चे होते हैं, मिसाल के तौर पे 1000 बच्चा है, लेकिन उनको कैटेगराइज कैसे कर लेते हैं कि असेंबली होती है ना कभी कभी, या कुछ स्कूलों में तो रोज होती है। तो असेंबली में क्या होता है, एक जगह 1 क्लास खड़ी है, एक जगह 2 खड़ी है, 3 खड़ी है, फिर उनके रूम्स को भी वो कैटेगराइज कर लेते हैं कि 1 का रूम है, ये 2 का रूम है, ये 9 का रूम है, ये 10 का रूम है। ठीक है, तो इसी तरह टेक्सोनोमी के अंदर हमने जो अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा स्पीशीज बनाई है ना, उन्होंने उनको कैटेगराइज किया होता है। जैसे ये जी एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स हैं, ये बैक्टीरिया है, ये सारा कुछ हम आगे इंशाल्लाह बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। बस आपको इसलिए बता रहा हूं, आपको विजन क्लियर होता जाए कि किस किस स्टडी के अंदर हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। ओके, अब यहां पे देख, जैसे हमने वहां पे स्टूडेंट्स को डिवाइड किया था ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, यहां हम किसको करेंगे, एनिमल्स को। और आपको एक बात सुन के थोड़ी सी हैरानगी भी होगी, लेकिन ये हकीकत है कि साइंस के अंदर जो हम ह्यूमंस हैं ना, ये भी एनिमल्स के जुमरे में ही आ जाते हैं, इनकी कोई अलग कैटेगरी नहीं बनाई गई। ठीक हो गया, तो एनिमल्स में हम भी आएंगे। अब ये नहीं कि आप दूसरों का एनिमल कहने लग जाए, ये सिर्फ साइंस की जुबान में है, वैसे नहीं। ओके, तो होप सो आपको ये भी साथ याद होगी। अगली हम पढ़ेंगे पैलियोंटोलॉजी के बारे में। बड़े डायनासोर्स वाले कार्टून या फिर किसी मूवी या किसी पे जगह पे आपने देखे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अल्लाह ताला ने अगर उनको उस टाइम पे पैदा किया था तो इस टाइम पे हमें उनसे क्या फायदा हो रहा है। तो पैलियोंटोलॉजी का जो है, आज आप लोग को पेट्रोल मिल रहा है, मोटरसाइकिल वगैरह चला रहे हैं, बेशक महंगा मिल रहा है, मिल तो रहा है ना, इसके अलावा गैस मिल रही है। तो ये सारी किस वजह से है, ये है फॉसिल्स की वजह से, और इसी की स्टडी को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी।
अभी फॉसिल्स क्या होते हैं ये तो कोई नहीं बुलाया है, इसके बारे में तो हमने ड्रॉ भी नहीं किया। तो फॉसिल्स पहले मैं लिख लेता हूँ इसमें कि जो ये रिमेनिंग एक्सटिंक्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म के। अब जो डायनासोर्स वगैरह थे ना, वो बड़े पुराने दौर के थे, ठीक है। अब जब वो फौत फूत हो गए और पहाड़ों के नीचे दफन हो गए, जमीनों के नीचे दफन हो गए, अब उनकी बॉडी के अंदर से ना वो पेट्रोल वगैरह निकलता रहता है। तो इस सब की स्टडी को ना हम पैलेंटोलॉजी के अंदर पढ़ते होते हैं, ठीक हो गया।